नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, इस टॉपिक का नाम है जनजातीय आंदोलन। इसके पहले हम आपको निम्न जातीय आंदोलन के बारे में बताया था। तो आइए देर न करते हुए जनजातीय आंदोलन को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जनजातीय आंदोलन का ये भाग 1 है। तो समझने का प्रयास करते हैं, जहाँ पर निम्न जातीय आंदोलन का मेन उद्देश्य ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो कमियां थी उसके खिलाफ था। वहीं जनजातीय आंदोलन सीधे सीधे कहीं न कहीं आंदोलन का मेन उद्देश्य या कहीं मेन पर्पज वह अंग्रेजों के खिलाफ है। यानी जब अंग्रेज मैदानी भागों को जीतते हैं, जैसे वो मराठों को हराते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद वो बंगाल को कब्जा करते हैं। बंगाल को कब्जाने के बाद जैसे ही अंग्रेज मैसूर को कब्जे में लेते हैं, मैसूर के बाद मराठों को हराते हैं, मराठों के बाद यानी पूरे मुगलिया सल्तनत को हरा करके भारत को अपने कब्जे में करते हैं। उसी क्रम में इनका इंटरफेयर कहीं न कहीं है जंगलों की तरफ भी, जो जनजातियां रहती हैं उन पर भी ये लोग अपना प्रभाव या कहीं विस्तारवादी नीति को वहाँ पर भी लागू करते हैं। इसी क्रम में इनका संघर्ष इन जनजातियों से होता है। तो देर न करते हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। बहुत से आंदोलन हुए, जैसे उसमें कुछ महत्वपूर्ण आंदोलन जैसे मुंडा विद्रोह है, संथाल का विद्रोह है, पहड़िया आंदोलन है, तमाड़ आंदोलन है, चेर आंदोलन है, विशाखापत्तनम का विद्रोह है। तो विद्रोहों से इनका ये कहें कि क्रांतिकारी विचारधारा और संघर्षों से इनका इतिहास भरा पड़ा है। आगे हम अगले वीडियो में से हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक एक एक आंदोलनों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जानने का प्रयास करते हैं कि जनजाति आंदोलन। तो जनजातियों के लिए, यानी जो शहरी जीवन और ग्रामीण जीवनों से पृथक होकर जो जंगलों में निवास करती थीं जनजातियाँ, उन्हें पहली बार आदिवासी शब्द अमृतलाल बिट्ठरदास ठक्कर, या जिन्हें प्रेम से ठक्कर बप्पा भी कहा जाता था, इन्होंने सबसे पहली बार इन जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था और इन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। इन्हें अमृतलाल बिट्ठरदास ठक्कर को या ठक्कर बप्पा भी नहीं कहा जाता था। संविधान सभा में, यहाँ पे हमने लिखा भी है, संविधान सभा में पहली बार जयपाल सिंह के द्वारा आदिवासी, यानी अगर परीक्षा में यह पूछा जाए कि संविधान सभा में पहली बार जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो जयपाल सिंह एक संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने इनकी मांगों को रखते हुए उनके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किए थे, याद रखिएगा। और साइमन कमीशन की रिपोर्ट, जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भी इनके अधिकारों की चर्चा है। भारत के संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप शासन को चलाने के लिए जब 1927 में एक आयोग आता है साइमन कमीशन, और जब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देता है तो उस रिपोर्ट में भी यह इन जनजातियों की चर्चा करता है, अर्थात इनकी समस्याओं को, इनकी मांगों को लेकर के, इनके जीवन स्तर में सुधार को लेकर के, और इनके लिए क्या क्या रियायतें दी जाएं सरकार के द्वारा, उसकी भी चर्चा साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट में करते हैं। 1935 के एक्ट, जिसे लघु संविधान कहा जाता है, 1935 के एक्ट में भी इनका समग्र रूप से इनकी चर्चा है। इन जनजातियों की चर्चा भी 1935 के एक्ट में भी है, यहाँ पे हमने लिखा भी है साइमन कमीशन की रिपोर्ट में, और 1935 के एक्ट में भी इनकी समग्र रूप से चर्चा है इनके अधिकारों को लेकर के। और जब 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन के द्वारा देश की आज़ादी की घोषणा की जाती है, इसके बाद 1960 में, 13 साल के बाद लगभग 1960 में एक समिति बनती है, चंद्रा समिति। एक समिति बनती है, उस समिति का नाम होता है चंद्रा समिति। चंद्रा समिति ने यह बताने का प्रयास किया कि किस जाति को हम जनजाति कहेंगे, उस या किस आधार पर कहेंगे। इसके लिए इन्होंने 5 लक्षण बताए कि यह 5 लक्षण जिस भी जाति में होंगे उन्हें हम जनजाति कहेंगे। जैसे भौगोलिक रूप से पृथक्करण हो, यानी भौगोलिक रूप से पृथक्करण होने का तात्पर्य यह है कि वह दुर्गम क्षेत्रों में रहते हों, जंगलों में रहते हों, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हों या ढलानों पर रहते हों। और दूसरी चीज़, उनकी विशेषताएं आदिम हों, उनकी कुछ विशेषताएं हों जो बहुत ही आदिम हो, यानी पुरातन हो। और संस्कृति भी आदिम हो। संस्कृति का मतलब
रहन सहन, बोल चाल, भाषा, पूजा पाठ करने की पद्धति, ये संस्कृति में आता है। और आर्थिक रूप से पिछड़ेपन हो, मतलब आर्थिक रूप से गरीब हो, भूखमरी हो, ऐसी परिस्थितियां हो इनकी, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन हो और बाहरी व्यक्तियों से मिलने में ये संकोच करते हों। बाहरी व्यक्ति मतलब चाहे वो जो भी हो, उन जनजातियों के अलावा जैसे ये लोग बाहरी व्यक्ति चाहे जमींदार हो, साहूकार हो या अंग्रेज हो, जो भी लोग जब विस्तारवादी नीति के तहत जब अंग्रेज पहले इन्हीं को जमींदार बना करके या अपना इमीडिएटर बना करके उन जंगलों में सबसे पहले भेजते हैं, तो ऐसे बाहरी लोगों को यह लोग दीकू कहते थे, तो बाहरी लोगों से मिलने में संकोच करते हैं। संविधान सभा की 5वीं अनुसूची में भी इनका उल्लेख है। संविधान सभा में जैसा कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उसमें 8 अनुसूचियां थी शुरू में, बाद में इसमें संशोधन करके वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो उसी का जो अनुसूची 5 है उसमें इनका वर्णन भी है और कुल 461 है। कुल 461 जनजातियों में से 424 को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है 424 को। और अनुच्छेद 341 में यह अधिकार है राष्ट्रपति को कि वह किसी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे सकता है। तो हमारा मेन पर्पस था इस जनजाति आंदोलन के बारे में बताने के लिए, थोड़ा सा बेसिक हमने जानकारी बताने का प्रयास किया है। आगे जब हम इनके संघर्षों को पढ़ेंगे, अर्थात इनके नेताओं के द्वारा जो बलिदान दिया गया, इनका संघर्ष है, हम उनको भी विस्तार पूर्वक आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो जो भी फैक्ट हमने बोला है यहाँ पे लिखा भी है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो कोई कमियाँ रही हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद।